चलिए भाई फिर स्टार्ट करते हैं, है ना। और आज मैं चाह रहा हूँ कि अल्कोहल जो मुझे कराना है, कुछ खास बहुत ज़्यादा नहीं कराना है अल्कोहल में, तो अल्कोहल करा लूँ। मोनोहाइड्रेट तो ख़त्म कर ही लिया है। अल्कोहल कराने के बाद आज हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं, एल्किल हैलाइड का एक रैपिड फायर करा दूंगा या इलेक्ट्रो का करा दूंगा, ठीक है। यस सर इलेक्ट्रो करा दीजिए। तो इलेक्ट्रो का एक रैपिड फायर हो जाएगा। तो कल हम लोगों ने बात की थी ग्लाइकोल की, ठीक, कि ग्लाइकोल बनेगा कैसे। पहला क्या था, बेयर्स रिएजेंट। दूसरा था ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड के साथ सोडियम बाइसल्फाइड ले लो, याद आ रहा है। यस सर। तीसरा था परऑक्सी एसिड ले लो। चौथा था पहले ब्रोमीन CCl4 के साथ ट्रीट करा दो और बाद में एक्वस NaOH या मॉइस्ट Ag2O या कुछ भी कर दो, याद आ रहा है ना। फिफ्थ क्या था, ये बात हुई थी ग्लाइकोल को बनाने की, ग्लाइकोल के प्रिपरेशन मेथड की। तो बताइए इतना क्लियर है आप लोगों को। यस सर। ठीक ठीक है, ये याद है सबको। यस सर। ठीक है, चलिए याद है तो अब आगे बढ़ते हैं, इसके आगे की बात करते हैं, है ना। इसके आगे और प्रॉपर्टीज की बात करनी। एक बात बताओ, कैसे करते थे। PCl3 के साथ करा दो, PCl5 के साथ करा दो, SOCl2 के साथ करा दो, या SCl के साथ एनहाइड्रस ZnCl2 ले लो। बताओ इन सभी केसेस में क्या होता था, OH हटता था, सर OH हटता था, Cl लगता। केमिकल प्रॉपर्टीज करा रहे हैं आप। हाँ, केमिकल प्रॉपर्टीज करा रहा हूँ, ठीक है। तो आप एक बात बताइए, तो क्या जो रिएक्शंस हमने वहां पर पढ़ी थी वो सारी रिएक्शंस यहाँ पर भी वैलिड रहेंगी, ठीक है। बस फर्क कितना होगा, वहां पर PCl3 की रिएक्शन एक बार होती थी, यहाँ पर 2 बार होगी। अगर 1 मोल PCl3 लोगे तो सिर्फ 1 Cl लगेगा, 2 मोल PCl3 लोगे तो 2 Cl लगेगा, ठीक है। 1 मोल PCl5 लोगे तो 1 Cl लगेगा, PCl5 के 2 मोल लोगे तो 2 Cl लगेगा, ठीक। या वो ये लिख देगा PCl5 इन एक्सेस या PCl3 इन एक्सेस, तो समझ सकते हो क्या होगा, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, मान लो अगर ये ले लिया, इसकी रिएक्शन करा दी ग्लाइकोल के साथ, दोनों को रिएक्ट करा दिया, तो क्या मिलेगा प्रोडक्ट में। Cl लग जाएगा वो तो ठीक है, साथ में PuCl3 और इसके केस में क्या मिलेगा, H3PO3 और इसके केस में क्या मिलेगा, RCl SO2 plus HCl, है ना। क्या एक बात हम याद कर लें कि जो अल्कोहल में रिएक्शन हो रही ज्यादातर वो रिएक्शन यहाँ वैलिड रहेंगी। बस अगर रिएक्टेंट यानी कि रिएजेंट लिमिटिंग अमाउंट में होगा तो सिर्फ एक OH रिएक्ट करेगा, और अगर एक्सेस में होगा तो दोनों OH रिएक्ट करेंगे। आसान है ना। सर यहाँ पे दोनों OH हटेंगे। कहाँ पे सर जैसे इसकी 5 से कर रहे हैं PCl3 से, तो दोनों OH हटेंगे या एक ही OH हटेगा। नहीं,
तो नहीं, अगर PCl3 लिमिटिंग अमाउंट में है तो एक हटेगा, PCl3 का 1 मोल लिख दिया गया तो एक हटेगा, लेकिन अगर PCl3 के 2 मोल लिखे गए तो दोनों हटेंगे, या PCl3 एक्सेस में लिख दिया तब भी दोनों हटेंगे। सर प्रोडक्ट्स तो सेम होंगे ना? सेम कैसे होंगे, अलग अलग समीज डिफरेंट होगा। ठीक। यस सर। बताइए, समझ में आ रहा है? यस सर। डिफरेंस समझ में आया दोनों का? यस सर, क्लियर हो गया। है ना? अगर 1 मोल मेंशन किया तो सिर्फ 1 OH पर इफेक्ट पड़ेगा, और अगर एक्सेस में है या 2 मोल है तो दोनों OH रिएक्ट कर जाएंगे। तो क्या आपको यहाँ पर अलग से याद करना पड़ेगा ये रिएक्शन? नो सर। ये तो वही जो हमने अल्कोहल में पढ़ी थी। यस ठीक सर। है, तो इरेज कर दूं? यस सर। अब यहीं पर अभी देखिए आपको रिएक्शन याद आएगी। एनहाइड्रस ZnCl2 लेते थे, एनहाइड्रस ZnCl2 लेते थे, क्या बन जाता था? RCl बन जाता था कि नहीं? यस सर। बताओ, ये रिएक्शन ऊपर जो लिखी है सबसे ऊपर, ये रिएक्शन दिख रही है सबको? यस सर। यस सर। यस सर। तो नहीं है? यस। ठीक है, सेम यही रिएक्शन अगर हम यहां करा दें, अगर हम HCl का 1 मोल लेंगे तो क्या होगा? 1 OH हटेगा, Cl लग जाएगा, और अगर HCl एक्सेस में लेंगे तो क्या होगा? तो दोनों जगह पर Cl लग जाएगा। गॉट इट? समझ में आ रहा यस है? सर। ठीक है ना? अच्छा, यहीं पर एक रिएक्शन और देखिए, ये नोट नहीं करना है, सिर्फ देख लो। एस्टरिफिकेशन रिएक्शन है, एस्टर बनता Yes, था। यस सर। अब yes, sir. अगर डाइकॉल ले लें, तो देखो होता क्या था एस्टरिफिकेशन में, अल्कोहल का H हटता था और उसकी जगह पर ये आकर लग जाता था। यही तो हो रहा था। यस सर। इससे क्या जुड़ जा रहा है? यही चीज जुड़ रही है, तो यहाँ पर भी यही चीज होगी। देखो H है, CH2OH, H हटेगा, H की जगह पर क्या चला जाएगा? ये समझ में आ रहा है? ठीक है, और अगर एसिड एक्सेस में हुआ तो क्या होगा? सर नीचे नीचे भी आके दोनों साइड अटैच लग होगा। जाएगा। ग्लाइकॉल का H हट रहा है,
और उसकी जगह पर COCH3 लग रहा है, ये ग्रुप लग रहा है। H को हटाकर एसिड का ये लग जा रहा है, जैसे यहाँ पर H हटा और COCH3 लग गया। समझ में आ रहा है? ये नीचे Yes. वाला कब बनेगा? सर जब एक्सेस में acid- होगा, है ना? तो जब एसिड में होगा तो ये नीचे वाली चीज बनेगी। ठीक, तो क्या हम इन जनरल एक बात याद कर लें कि जो रिएक्शन PCl3, PCl5, SOCl2, HCl, एस्टरिफिकेशन, जो रिएक्शन हमने वहां पर पढ़ी थी, अगर वही रिएक्शन यहाँ भी करा दी जाए और 1 मोल लिया जाए, तो अगर 1 मोल लोगे तो क्या होगा? H हटेगा, अल्कोहल का H हटेगा, सॉरी OH हटेगा, और उसकी जगह PCl3 है तो Cl, PCl5 है तो Cl, SOCl2 है तो Cl लग जाएगा। और अगर एस्टरिफिकेशन हो रहा है तो अल्कोहल का H हटेगा और COCH3 लग जाएगा। ये सब अगर रिएक्टेंट का 1 मोल है तो 1 OH पर होगा, और अगर रिएक्टेंट के 2 मोल लिए गए या एक्सेस में ले लें तो दोनों पर हो जाएगा। बताइए, हो जाएगा? Yes, sir. Yes, sir. आप मुझे बताइए, सर जो अगर- प्रोडक्ट बना है उसका नाम क्या होगा? कौन सा? सर ये जो एक्सेस में बनाया है सर, लास्ट वाली रिएक्शन। लास्ट वाला जो एस्टर वाला बना है, Yes, इसका sir. एस्टरिफिकेशन हो रहा है, 2 बार बन रहा है, डाई एस्टर कंपाउंड है ये। ठीक है। अच्छा, अब मैं यहीं पर आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ और आप आंसर आराम से दे सकते हैं। अगर इसको मैंने सोडियम के 1 मोल के साथ ट्रीट किया तो क्या होगा? सर एक H रिमूव अरे होगा, एक ये attach होगा। लग जाएगा। तो कितनी हाइड्रोजन निकलेगी? Half mole. Half mole हाइड्रोजन। hydrogen. स्मॉल हाइड्रोजन। ठीक है। अच्छा, अगर 2 मोल सोडियम के लिए गए तो? 1 mole दो hydrogen. H हटेगा। हाइड्रोजन। वेरी गुड। 1 मोल हाइड्रोजन। अगर कुछ ना कहा जाए, सोडियम एक्सेस में कह दिया जाए तो दोनों हाइड्रोजन हटेगा। दोनों हाइड्रोजन हट हाइड्रोजन। जाएंगे सर। तो क्या निकलेगा? H2। 1 mole. Yes, sir. 1 mole. 1 मोल। ठीक है ना? यस सर। सोडियम एक्सेस में बहुत ज्यादा है, तब भी इसका तो 1 ही मोल है ना, तो कितना H2 Yes, sir. वेरी गुड। ठीक है, कनिष्का क्लियर हो रहा है? Yes, sir. सर ये और एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए, आपकी वॉइस बहुत लैग कर रही थी। बेटा, जहाँ कहीं भी स्पीकर पर ऑन हो वो बंद करिए जल्दी स्पीकर, या तो स्पीकर बंद करिए, अपना म्यूट करिए, क्योंकि आवाज रिकॉर्ड हो रही है। मैंने आपको ये कहा कि अगर सोडियम का 1 मोल लोगे, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, सोडियम का 1 मोल लोगे तो कितनी हाइड्रोजन निकलेगी? हाफ। ठीक, सोडियम के अगर 2 मोल लोगे तो कितनी हाइड्रोजन निकलेगी? 1 मोल। अगर ये कह दिया जाए कि सोडियम एक्सेस में है, तब हाइड्रोजन कितनी निकलेगी? अनलिमिटेड या 1 मोल? 1 mole. 1 मोल। 1 मोल, क्योंकि सोडियम एक्सेस में है ना, ये तो एक्सेस में नहीं है, तो क्या होगा? 1 मोल हाइड्रोजन निकलेगी। ठीक, चलिए, ये तो रिएक्शंस हो गई, यानी कि जो रिएक्शन तुमने अल्कोहल में पढ़ी। देखो भाई, हर चीज को पढ़ने का अपना एक तरीका होता है। ठीक है, एक तरीका तो ये है कि तुमने अल्कोहल में पढ़ा, अब ग्लाइकॉल में फिर से सब कुछ नए सिरे से याद करो। दूसरा तरीका जो आसान है, इजी है, कि आप ये कहेंगे अल्कोहल में हमने जो रिएक्शन पढ़ी थी, अगर वही रिएजेंट का 1 मोल है तो ग्लाइकॉल का सिर्फ 1 OH रिएक्ट करेगा, और अगर उसके 2 मोल होंगे तो ग्लाइकॉल के 2 OH रिएक्ट करेंगे। समझ में बात आ रही है? ठीक है, तो बताइए ज्यादा आसान कौन सा है? सारी रिएक्शन अलग अलग याद करना या एक लाइन में उन्हीं रिएक्शन को याद कर लेना?
सर एक साथ याद ठीक, चलिए अब कुछ स्पेसिफिक रिएक्शन की जरा मैं बात कर लेता हूँ। ग्लाइकॉल, टेस्ट इस बार अच्छा होगा आप लोगों का? यस सर। वैसे तो आप लोगों का टेस्ट अच्छा होता है, लेकिन और बेटर होगा ना? यस सर। कोर्स भी आपका पहले खत्म यस हो, सर। तैयारी है सबकी? यस सर। वेरी गुड। एनहाइड्रस ZnCl2 ले लो। एनहाइड्रस ZnCl2 क्या होता है? डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट। तो डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट होता है तो देखो काम क्या करेगा, एक जगह से OH हटाएगा और एक जगह से H हटा देगा। ठीक है, तो देखो क्या होगा, यहां से H हट गया, आ जाएगा कि नहीं है? समझ में आ रहा ना? यहाँ से OH हटा और एक जगह H हट गया और डबल बॉन्ड आ गया, तो CH2 डबल बॉन्ड CHOH हो जाएगा। यस सर। Yes, sir. लेकिन ये फाइनल आंसर नहीं होगा, क्योंकि ये है क्या? एसिटाल्डिहाइड हो जाएगा। एसिटाल्डिहाइड। ये इनॉल है। इनॉल यस सर, टॉटोमेराइज हो यस जाएगा। सर। इनॉल फॉर्म। टॉटोमेरिज्म हो जाएगी। यस सर। टॉटोमेरिज्म होगी, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, CH3CHO बन जाएगी। ठीक है, CH3CHO। एक एक रिएक्शन डिहाइड्रेशन की मैं 3 रिएक्शन अभी बताने जा रहा हूँ एक साथ। तो ये पहली रिएक्शन है जिसमें ग्लाइकॉल का 1 मोल लिया, एनहाइड्रस ZnCl2 लिया, डिहाइड्रेट हो गया। समझ में आ गई ये रिएक्शन? यस सर। इसको मैं इरेज कर दूं? यस सर। है ना? अच्छे से देख लीजिए, प्रॉपरली समझ में आनी चाहिए। ठीक, इरेज कर रहा हूं इसको मैं। नेक्स्ट, ग्लाइकॉल के 2 मोल ले लो। ग्लाइकॉल के 2 मोल ले लिए जाएं। साथ में ले लो H3PO4। आपको पता है H3PO4 क्या होता है? एक डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट होता है। यस सर। यस सर। PO4 एक डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट है। याद रखिए, माइनस वाटर। माइनस वाटर का मतलब ग्लाइकॉल के 2 मोल मिलकर एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज करेंगे। ठीक है, जब H3PO4 होगा तो 2 मोल मिलकर एक वाटर मॉलिक्यूल को रिलीज करेंगे। देखिए, अभी स्ट्रक्चर नोट मत करना, मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे याद करना है। 1 मोल ये लिख लिया, 1 मोल ये लिख लिया गया। ठीक है, अब होगा क्या? ग्लाइकॉल के 2 मोल ऐसे आमने सामने लिख लिए, वाटर मॉलिक्यूल निकल गया। वाटर मॉलिक्यूल निकला तो क्या बचा? समझ रहे हैं इसको? देख लीजिए आराम से, बात समझ में आ रही है? पैटर्न याद रखिए, ग्लाइकॉल के 2 मोल लिए और एक वाटर मॉलिक्यूल को एलिमिनेट कर दिया। तो 2 मोल लेकर एक वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट किया गया, तो कैसे एलिमिनेट हुआ होगा समझ सकते हो। ठीक है, ये जो कंपाउंड बना इसको कहते हैं डाई इथिलीन ग्लाइकॉल, क्योंकि इथिलीन ग्लाइकॉल से बना है। इथिलीन ग्लाइकॉल के 2 मोल लिए गए
इसको कहा जाएगा डाई इथिलीन ग्लाइकॉल। आई रिपीट, डाई इथिलीन ग्लाइकॉल। इरेज सर कर दो। अगर 2 मोल ले लेते नीचे वाला भी पानी निकल जाता ना? हाँ जी, सर अगर 2 मोल ले लेते H3PO4 तब सर 2 वाटर मॉलिक्यूल्स निकलता बाहर। नहीं, यहाँ H3PO4 एक्चुअली डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट है, लेकिन ये एक ही वाटर मॉलिक्यूल का 1 मोल ही निकालेगा। अभी 2 निकलेगा, कैसे निकलेगा अभी देखते हैं। फिलहाल इसको नोट कर लो। इरेज करूं मैं? यस सर। अगर यहाँ ले लिया जाए H2SO4, सेम रिएक्शन, तो वाटर के 2 मॉलिक्यूल निकलते हैं। अब वाटर के 2 मॉलिक्यूल कैसे निकलेंगे आप समझ सकते हो, ऊपर से भी और नीचे से, दोनों साइड से। क्या हो गया? इसको बोलते हैं 1,4 डाई ऑक्सेन। 1,4 डाई ऑक्सेन ईथर है, और ईथर में 2 ईथर के ग्रुप प्रेजेंट हैं, तो इसको डाई ऑक्सेन बोलते हैं। 1,4 डाई ऑक्सेन। ठीक है, तो डिहाइड्रेशन की कितनी रिएक्शन पढ़ ली आपने? 3। बताओ क्या ये रिएक्शन टफ है? नो सर। तो क्या आपको याद रहेगा कि अगर हम H3PO4 लेंगे तो दोनों ग्लाइकॉल को सामने सामने रखेंगे, लेकिन ऊपर से या नीचे से किसी एक जगह से वाटर हटा देंगे और एक साइड पर OH मेंटेन रहेगा। ठीक है, दूसरा यहीं पर दूसरी बात, अगर मान लो ये कहा जाए कि H2SO4 लोगे तो ऊपर से भी वाटर मॉलिक्यूल हटाओगे और नीचे से भी वाटर मॉलिक्यूल हटाओगे। अगर एनहाइड्रस ZnCl2 लें तो वहाँ खास बात है कि वहाँ सिर्फ 1 मोल लिया जाता है ना। और अब एक और डिहाइड्रेशन रिएक्शन देखिए। कोई डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट नहीं लिया जाए, सिर्फ हीट कर दें। तो अगर सिर्फ हीट करेंगे तो कुछ इस तरह से रिएक्शन होगी। आप समझ सकते हैं कि अगर सिर्फ हीट करेंगे तो इपॉक्साइड बन जाएगा। साइक्लिक ईथर मतलब इपॉक्साइड Yes, की sir. फॉर्मेशन। तो डिहाइड्रेशन रिएक्शन के बारे में जरा एक बार बात कर ली जाए फिर से। ये नोट हो गया है? अगर हम लोग यहाँ पर कुछ ऐसा कर रहे हैं कि मैं कह रहा हूं कि अगर कुछ ऐसा किया जाए कि यहाँ पर हम सिर्फ हीट करेंगे तो इपॉक्साइड बनेगा। इपॉक्साइड। अगर कुछ ऐसा किया जाए कि एनहाइड्रस ZnCl2 की प्रेजेंस में हीट करें तो एसिटल्डिहाइड बनेगा। H3PO4 लोगे तो कितने वाटर मॉलिक्यूल निकलेंगे? Yes, sir. Water Only molecule. one. और H2SO4 लोगे तो? Sir, 2. Two molecules. अच्छा चलिए मैं एक स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, सुनिए और बताइएगा सही है गलत है। H3PO4 की प्रेजेंस में पर ग्लाइकॉल हाफ वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है। True है सर। H2SO4 की प्रेजेंस में पर ग्लाइकॉल 2 वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होते हैं। True. नहीं सर, false है। सर एक होता है। False होते हैं। 2 ग्लाइकॉल मिलकर 2 वाटर मॉलिक्यूल रिलीज करते हैं, तो एक ग्लाइकॉल कितना करेगा? 1. 1 है ना। पढ़ लो चारों डिहाइड्रेशन रिएक्शन।
4 की 4 डिहाइड्रेशन रिएक्शन अभी तैयार करिए। Yes, sir. सर हाँ जी, सर एक वाटर मॉलिक्यूल एक ग्लाइकॉल से H2SO4 डालने पे सर एक मोल वो H2O कैसे निकल जाएगा? देखिए आप ग्लाइकॉल के कितने मोल ले रहे हो? 2 मोल ले रहे हो और कितना वाटर निकल रहा है? 2। यस सर। 2 मोल ले रहे हो, वाटर मॉलिक्यूल निकल रहे हैं। तो ऑन एन एवरेज 1 मोल लेने पर कितना वाटर मॉलिक्यूल निकला? 1। वाह सर, बट आकृति समझ में आ गया? सर ये कंफ्यूजन था सर, अगर 2 मोल्स लेंगे ग्लाइकॉल के तभी ना वो जुड़ेंगे और H2O रिलीज होगा। सुनो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि ऑन एन एवरेज 2 मोल ग्लाइकॉल के ले रहे हैं और H3PO4 ले रहे हैं तो 1 वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो रहा है। 2 मोल ग्लाइकॉल, H3PO4, 1 वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो रहा है। तो एवरेज निकालो, 1 ग्लाइकॉल से कितना निकल रहा होगा? हाफ। हाँ 2 मोल ग्लाइकॉल ले रहे हैं, H2SO4 ले रहे हैं, 2 वाटर मॉलिक्यूल निकल रहा है। 2 मोल ग्लाइकॉल, H2SO4, 2 वाटर मॉलिक्यूल निकल रहे हैं। तो ऑन एन एवरेज 1 मोल ग्लाइकॉल से कितने मोल वाटर के निकल रहे होंगे? 1। 1। ठीक है? यस सर। ग्लाइकॉल को ट्रीट कर दिया जाए HiO4 या लेड एसीटेट के साथ, हमें मिल जाता है फॉर्मिक एसिड। ठीक, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन 4 एक साथ दिखा रहा हूं। ग्लाइकॉल को, सॉरी फॉर्मिक एसिड नहीं, फॉर्मल्डिहाइड। ग्लाइकॉल को HiO4 या लेड एसीटेट के साथ ट्रीट करोगे तो तुम्हें क्या मिल जाएगा? फॉर्मल्डिहाइड। और समझ सकते हो 1 मोल ग्लाइकॉल से फॉर्मल्डिहाइड के कितने मोल मिलेंगे? 2 मोल फॉर्मल्डिहाइड के मिलेंगे। हालांकि यहाँ वो हमारा कंसर्न नहीं है, हमें सिर्फ ये ध्यान रखना है कि मिलेगा क्या। तो क्या मिलेगा? फॉर्मल्डिहाइड। यहीं पर अगर एसिडिक KMnO4 ले लो या एसिडिक K2Cr2O7 तो हमें मिल जाता है फॉर्मिक एसिड, यानी 1 कदम आगे। ठीक है? तो अगर HiO4 लोगे या लेड एसीटेट लोगे तो फॉर्मल्डिहाइड मिलेगा, और अगर एसिडिक KMnO4 या एसिडिक K2Cr2O7 लोगे तो मिलेगा फॉर्मिक एसिड। और अगर यहीं पर HNO3 ले लिया जाए डाइल्यूट, बहुत ज़्यादा कंसंट्रेटेड नहीं होता, ये कंपाउंड मिल जाता है, इसको बोलते हैं ऑक्सैलिक एसिड। क्या बोलेंगे इसको? ऑक्सैलिक एसिड। ठीक है? ऑक्सैलिक एसिड। एक बात बताओ, अल्कोहल को रिड्यूस्ड कॉपर के साथ ट्रीट करते थे, अल्कोहल कार्बोनिल कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता था। Yes, sir. पढ़ा है ना? क्या Yes, नाम sir. था रिएक्शन का? रिएक्शन का क्या नाम था? डिहाइड्रोजिनेशन।
डिहाइड्रोजिनेशन। डिहाइड्रोजिनेशन, ठीक है, डिहाइड्रोजिनेशन। तो यहाँ भी डिहाइड्रोजिनेशन हो जाएगा और ये कंपाउंड बन जाएगा। इस कंपाउंड को बोलते हैं ग्लाइऑक्सल, CHO मतलब ग्लाइऑक्सल, उसको कहा जाता है ग्लाइऑक्सल। CHO मीन्स ग्लाइऑक्सल, ठीक है। रेस कर दूं? Yes, sir. यस सर सर। रिएक्शन का नाम क्या है? ग्लाइऑक्सल, मैं लिख दे सर रहा हूँ। रिएक्शन का नाम। तो पूरी रिएक्शन का नाम? ये डिहाइड्रोजिनेशन, जो वही रिएक्शन नहीं है। सर, हाँ जी, ये जितनी आपने पूरा रिएक्शन जिसके अंडर में कराया, ये पूरी रिएक्शन का क्या नाम है? देखो ये तीन तो है ऑक्सीडेशन, ओके लेकिन ये वाली ऑक्सीडेशन नहीं है, ये है डिहाइड्रोजिनेशन। डिहाइड्रोजिनेशन। और ये कौन सी है? ऑक्सीडेशन। सर सेकंड वाले में हाँ जी, एसिटिक एसिड बनेगा। नहीं एसिटिक एसिड नहीं, फॉर्मिक एसिड। सर तो 2 कार्बन है। बेटा 2 मोल बनेंगे। ये अच्छा यस सर। स्ट्रॉन्ग होता है, तोड़ देगा उसको बीच से बॉन्ड को, यस सर। है ना, इसलिए। ठीक, तो ऐसे ही ऊपर वाले में 2 मोल बनेंगे ना, एल्डिहाइड ऐसे- फॉर्मेल्डिहाइड। हाँ यहाँ भी ऐसे 2 मोल बनेंगे। इरेज कर दूं? यस सर। अच्छा, आपको एक बात बताई थी, अभी कल ही बताई थी शायद। एल्डिहाइड को अल्कोहल के साथ ट्रीट करते हैं। मान लो एसिटल्डिहाइड ले लिया और अल्कोहल का 1 मोल ले लिया, तो क्या बनता है? Hemiacetal. हेमी एसिटल। और अगर अल्कोहल के 2 मोल ले लिए तो? Hemiacetal. एसिटल। एसिटल। हाँ याद है, एसिटल बनेगा। याद है। यस सर। रिएक्शन कैसे होती Yes, थी? sir. Yes, sir. रिएक्शन कैसे होती थी? यस सर। कैसे होती थी? Yes, sir. लोग यस सर कह रहे हैं, मैं पूछ रहा हूँ रिएक्शन होती कैसे थी? फिर रिएक्शन उसमें कैसे वो होती थी? होता था CO का O हट के उसमें OH लग जाता था, ROH का, तो और उसका O आग लग जाता था उसका। एसिटल्डिहाइड के साथ, एसिटल्डिहाइड के साथ रिएक्शन हो रही है ग्लाइकॉल की। ये कंपाउंड बन गया। एक बात बताओ, एक तरीके से अल्कोहल के 2 मोल रिएक्ट कर गए कि नहीं कर गए? ग्लाइकॉल में 2 OH होते हैं, है ना, तो ग्लाइकॉल में 2 OH होते हैं, तो अल्कोहल के 2 मोल रिएक्ट कर गए। इसको नाम दिया जाता है एसिटल। और क्योंकि एक साइक्लिक रिंग बन रही है, साइक्लिक एसिटल। एल्डिहाइड को ग्लाइकॉल के साथ ट्रीट करोगे तो क्या मिलेगा? साइक्लिक एसिटल। याद रहेगा? Yes. चेंज कर दूं? सर 2 मिनट रुक जाइए। ओके। आराम से नोट कर लो, टेक योर टाइम। सर। हो गया? यस सर।
मान लो ये कीटोन ले लिया जाए तो सिर्फ इतना ही तो फर्क आएगा कि जो H लगा था उसकी जगह CH3 हो जाएगा। और नाम क्या हो जाएगा? साइक्लिक कीटल। साइक्लिक कीटल। साइक्लिक कीटल। अच्छा एक बात देखो, पढ़ी हुई चीज से अगर रिलेट कर लो तो बहुत आसान हो जाता है कि नहीं हो जाता, है ना? यस सर। अगर आप पढ़ी हुई चीज से रिलेट करें तो बहुत इजी हो जाता है, और अगर ना रिलेट करें तो टफ होता है। ठीक है, तो जरा जितनी रिएक्शंस कराई एक बार भाई सब लोग 1 मिनट का समय अच्छी तरीके से याद करो, फिर मैं आपसे पूछ लूं और फिर उसके बाद मैं इसके आगे या तो कराता हूं या इलेक्ट्रो वगैरह का रैपिड फायर करा लेता हूं। देखते हैं क्या करते हैं। किसका रैपिड फायर आप लोग चाह रहे हैं, एल्किल हैलाइड या इलेक्ट्रो? इलेक्ट्रो। एल्किल हैलाइड सर। एल्किल हैलाइड। 10 क्वेश्चन एल्किल हैलाइड के सर इलेक्ट्रो के दोनों का करा दीजिए। दोनों का करा देता हूं। 10 एल्किल हैलाइड और 10 इलेक्ट्रो। ठीक है, यस सर। इलेक्ट्रो के थोड़े ज्यादा भी हो सकते हैं क्योंकि इलेक्ट्रो अभी हमने किया नहीं है ना। यस सर। लेकिन एल्किल हैलाइड में 10 on 10 होना चाहिए सबका। यस सर। जैसे हम लोग पहले भी कई बार कर चुके ना। अच्छे से देख लो पूरा 1 मिनट का समय। तो अब तक आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। चलिए पहले तो मैं इस पर ही बात करने जा रहा हूं अभी जो मैंने पढ़ाया है। यस सर। ठीक है, ग्लाइकॉल, ग्लाइकॉल को अगर ट्रीट कर दिया जाए, ग्लाइकॉल को ट्रीट कर दिया जाए एसिडिक केमेनोफोर के साथ तो क्या मिलेगा? फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड। और अगर मुझे सर फॉर्मिक एसिड। चाहिए तो क्या करें? सर लेड एसिटेट या फिर HiO4 माइनस के साथ कर देंगे। HiO4 माइनस नहीं, सिर्फ HiO4। ठीक है, ओके सर। और अगर मुझे ऑक्सैलिक एसिड चाहिए तो डाइल्यूट HNO3। डाइल्यूट HNO3 के साथ ट्रीट कर देंगे। अच्छा, रिड्यूस्ड कॉपर के साथ करेंगे तो क्या बन जाएगा? ग्लायोक्सिल। ग्लायोक्सिल। ठीक है, तो रिड्यूस्ड कॉपर के साथ करेंगे तो ग्लाइऑक्सिल बन जाएगा। ठीक, तो रिड्यूस्ड कॉपर के साथ ग्लाइऑक्सिल। एक सेकेंड बच्चा। अभी एक बच्चे का मैसेज आया है क्वेश्चन के लिए कि सर प्लीज क्वेश्चन बता दीजिए, और उसके बाद थोड़ी देर बाद फिर दोबारा फिर एक मैसेज आया है कि सर मुझे पता है आप ऑनलाइन हैं, प्लीज क्वेश्चन बता दीजिए। एक्चुअली क्या होता है, व्हाट्सएप खुला रहता है तो बच्चों को लगता है कि हाँ शायद व्हाट्सएप पर ही होंगे, जबकि ऐसा होता नहीं है। कई बार ऑफलाइन क्लास में भी ऐसे ही खुला रहता है, लेकिन इस समय क्लास चल रही है तो उस बच्चे को नहीं पता होगा। खैर, अब जरा मुझे एक बात बताओ, ग्लाइकॉल को कीटोन के साथ ट्रीट किया जा रहा है, क्या होगा? साइक्लिक कीटल मिलेगा सर। साइक्लिक कीटल सर। अच्छा, तो ग्लाइकॉल का 1 मोल लेंगे या 2 मोल? 1 मोल। 1 मोल। वेरी गुड, 1 मोल लेंगे। ठीक है, 1 मोल लेंगे तो बताओ
हाँ जी, सर मैलापरेट ऑक्सीडेशन बता दीजिए। सर मैलापरेट ऑक्सीडेशन। सर प्लीज, मुझे समझ नहीं आ रहा, आप लिख कर भेज दो, फिर मैं बात करता हूँ, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, अब अगर ग्लाइकॉल को सिंपली हीट कर दिया जाए तो मैं ऑप्शन दे रहा हूँ, क्या बनेगा? एसिटल्डिहाइड, विनाइल अल्कोहल या इपॉक्साइड। ऑक्साइड। और अगर ग्लाइकॉल से एसिटल्डिहाइड बनाना है तो एसिटल्डिहाइड बनाने के लिए H3PO4 लें, H2SO4 लें, नो सर, या एनहाइड्रस ZnCl2। एनहाइड्रस ZnCl2। अगर हम H3PO4 लेते हैं तो पर मॉलिक्यूल ऑफ ग्लाइकॉल का एक मॉलिक्यूल वाटर के कितने मॉलिक्यूल रिलीज करेगा? हाफ मॉलिक्यूल। लेंगे तो ग्लाइकॉल का एक मॉलिक्यूल कितने वाटर मॉलिक्यूल रिलीज करेगा? 1 मोल। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। सब लोग आंसर दे भी रहे हैं, वेरी गुड, गुड, ठीक है, ठीक। तो चलिए, अब आपने जो इतने दिन से पढ़ा, ये तो अल्कोहल की बात हो गई। अब देखिए, अल्कोहल मोनोहाइड्रिक तो आपका फिनिश हो ही चुका है, पहले ही कल ही हो गया था, ठीक है। अब जैसे डाईहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक में, डाईहाइड्रिक भी आज ग्लाइकॉल हो ही गया, ट्राईहाइड्रिक में थोड़ी बहुत बात हमें करनी है, ठीक है। तो मंडे ऑनवर्ड हम ट्राईहाइड्रिक की थोड़ी सी बात करेंगे और उसके बाद मैं स्टार्ट कर दूंगा फिनॉल, ठीक। कोर्स आगे बढ़ता जा रहा है तेजी से, और कोर्स बढ़ने के साथ साथ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ती जा रही है, ये बात ध्यान रखिएगा। अभी तक आप लोगों ने बहुत अच्छे से किया है ना, और देखिए आप लोग अच्छे से कर रहे हैं, क्लास में सभी लोग अच्छा कर रहे हैं, तो शायद इस तरह से ना करते तो क्या होता, वो शायद आपको समझ में ना आए, लेकिन इतना मान लो जो बता रहा हूँ, जैसे बता रहा हूँ, अगर करते चलोगे तो स्टार्टिंग में मैंने कहा था कि लास्ट में आपको लगेगा ही नहीं कि केमिस्ट्री कुछ है, तो वो चीज़ होती जा रही है, आपको समझ में भी आ रहा होगा। और यही बेस्ट वे होता है कि पढ़ी हुई चीज़ों को आगे हम यूज़ कर लें तो चीज़ें आसान हो जाती हैं, ठीक है। अभी जैसे एक फ्रेशर बैच है, उसमें भी ज़्यादातर बच्चे अच्छे हैं, ऐसा नहीं है। आज मैं पूछ रहा था जैसे बच्चों से कि हाँ भाई, तो ज़्यादातर लोग आंसर दे रहे थे, उनके बैच में मैं एल्किल हैलाइड करा रहा हूँ, तो आंसर दे रहे थे, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनसे मैंने वुड रिएक्शन, तो वो वुड रिएक्शन भी नहीं बता पाए, हालांकि उसी बैच के बाकी बच्चों को याद है, बाकी बच्चों ने बहुत अच्छे से रेस्पॉन्स किया। अब बताइए वुड रिएक्शन क्यों नहीं याद है? तो पता चला कि हाइड्रोकार्बन के टाइम पढ़ा था, उसके बाद से उन्होंने उसको पढ़ा ही नहीं। तो मेन चीज़ है, चीज़ों को रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज हर नए चैप्टर में फिर वही रिएक्शन बार बार पढ़ोगे तो मैं तो एक बार लिखा दूंगा, लेकिन मेन याद तो आपको ही करना पड़ेगा ना, तो याद करने का लोड आपके ऊपर होगा। तो इट्स बेटर कि आप ध्यान दें और चीज़ों को रिकॉल करते रहें बीच बीच में। और रिकॉल करने का सबसे अच्छा तरीका देखो क्या है, ये जो हम लोग क्वेश्चन के फॉर्म में बातें कर लेते हैं, क्वेश्चन के फॉर्म में मैं क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, आप बता देते हो आंसर, तो रिकॉल हो जाता है। जैसे आज भी HiO4 फॉर्मल्डिहाइड बनाएगा या फॉर्मिक एसिड, हो सकता है थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो, लेकिन ये एक बार क्लियर हो जाएगा, 2-3 बार पूछ लूंगा तो एकदम रट जाएगा, तो आप बड़े आराम से कर लेंगे। तो अभी मैंने जैसे कि आपको इसका एक रैपिड फायर कराया ग्लाइकॉल का, अब तुरंत इसके बाद मैं अब एल्किल हैलाइड का रैपिड फायर कराने जा रहा हूँ, और इस पर टोटल 10 क्वेश्चन पूछूंगा। कोशिश होनी चाहिए कि 10 के 10 क्वेश्चन आपके सही। क्वेश्चन नंबर 1, विलियमसन सिंथेसिस में मैकेनिज्म कौन सी होती है और सॉल्वेंट कैसा, SN2 मैकेनिज्म। और सॉल्वेंट कैसा लेना चाहिए? पोलर और प्रोटेक। पोलर एंड एप्रोटेक। वेरी गुड, गुड। जो कोई भी आंसर ना दे पाए वो सोच जरूर ले, एक बार देख ले के बारे में। अच्छा, मैंने आपकी क्लास में वो रिएक्शन कराई है क्लोरल की रिएक्शन क्लोरोबेंजीन के साथ,
यस सर DDT बनता है जिसमें। DDT बनता है। पूछा जा रहा था क्लोरल की रिएक्शन क्लोरोबेंजीन के साथ करेंगे तो DDT बनता है। DDT का Yes. नाम क्या होता है? Yes, sir. डाइक्लोरोडाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। ट्राइक्लोरोइथेन, यस। क्लोरोडाइफेनिल ट्राइक्लोरो इथेन। DDT एक टीयर गैस है, हिप्नोटिक ड्रग है या इंसेक्टिसाइड। इंसेक्टिसाइड है। अच्छा, ये क्लोरिटोन वगैरह से नाम ध्यान आया, हालांकि वो चीज अभी आगे आएगी, अभी यहाँ का नहीं है। दो चीजों का मैं नाम लेने जा रहा हूँ, वो दोनों भी यहाँ के नहीं है। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि इतना हिंट कर दे रहा हूँ कि ये चीज अभी कुछ समय पहले सभी लोगों ने बहुत ज्यादा यूज की है, ठीक है? सैनिटाइजर। सैनिटाइजर। क्लोरोजाइलिनॉल प्लस टर्पिनॉल। डेटॉल। डेटॉल। डेटॉल Yes, sir. है ना? यस। ज्यादा पेंडेमिक के टाइम पर लोगों ने डेटॉल यूज किया है ना? और एक बात समझ लो, इस साल के लिए क्वेश्चन मैं अभी से बता दे रहा हूँ आपको, डेटॉल इस बार पूछा जरूर जाएगा, है ना? Yes, क्लास में भी लोगों ने कहा कि डेटॉल जाएगा, क्योंकि डेटॉल कोरोना टाइम पर बहुत इंपॉर्टेंट हो गया था, लेकिन पूछा नहीं गया। पता है क्यों नहीं पूछा गया होगा? क्योंकि पेपर कोरोना पैंडेमिक के पहले ही बन गया होगा। लेकिन अब इस बार सर शेड्यूल भी तो पहले का ही था। हाँ जी, सर एग्जाम की डेट तो पहले ही थी, बाद में तो शिफ्ट हुई है। हाँ, एग्जाम की डेट तो पहले ही थी, बाद में शिफ्ट हुई ना, तो पेपर बन गया होगा, लेकिन इस बार मान कर चलो होगा ही। अच्छा, इसी तरीके से होता है क्लोरम फेनिकॉल, यस सर एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक। हाँ, ये टाइफाइड फीवर वगैरह में इसका टाइफाइड फीवर में यूज होता है। है ना? क्लोरम फेनिकॉल टाइफाइड फीवर में इसका यूज किया जाता है। चलो खैर, हम लोगों के 2 क्वेश्चन हो गए, क्वेश्चन पर आ रहा हूँ। हाँ जी प्रशांत, कुछ पूछ रहे हैं? हाँ, नो सर। ओके फाइन। भाई एक बात और बता रहा हूँ, आज मैं ये 10 क्वेश्चन एल्केन हैलाइड पे जो पूछ रहा हूँ, काउंट करते रहो कितने सही कर रहे हो। अभी इसके तुरंत बाद सब लोग वो नंबर लिखकर भेजोगे कि किसी के 10, 8, 5, 4, 3, 2, 0, 1 कितने भी सही हुए। जिसके जितने क्वेश्चन सही हुए वो लिखकर जरूर भेजेगा, और मैं इतना आप लोगों को ट्रस्ट करता हूँ कि आप सही लिखकर भेजेंगे, ठीक है? यस सर। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एल्किल हैलाइड को AgCl के साथ ट्रीट किया गया, RX प्लस AgCl, क्या बनेगा? गुड, वेरी गुड। एल्किल हैलाइड को अमोनिया के साथ ट्रीट किया गया, अमोनिया एक्सेस में थी, तो क्या मिलेगा? मिक्सचर ऑफ अमीन। प्राइमरी अमीन मेजर होगा। अब देखो, मैं ये तो समझ गया एक क्वेश्चन कुछ लोगों का गलत हुआ है। अमोनिया अगर एक्सेस में है तो इसका मतलब प्राइमरी है ना, और अगर ये गलत हुआ इट्स ब्लंडर मिस्टेक। ये ऐसा नहीं कि आपको आता नहीं, आता है फिर भी गलत हो गया, कोई इशू नहीं। चलिए नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्लोरोफॉर्म को ट्रीट कर दिया गया एसीटोन के साथ, एक कंपाउंड मिला X के नाम में नहीं पूछ रहा हूं, X की प्रॉपर्टी क्या है? हिप्नोटिक ड्रग। ठीक है। क्लोरोफॉर्म से HNO3 को रिएक्ट कराया गया, टीयर गैस मिली। टीयर गैस को क्या बोलते हैं, क्या फॉर्मूला होता है? प्रोपिक्रिन। टीयर गैस का फॉर्मूला CCl3NO2। वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। फिनॉल की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म के साथ कराई गई, NaOH की प्रेजेंस में सैलिसल्डिहाइड मिला। रीमर-टीमन रिएक्शन एजेंट कौन था? डाइक्लोरोकार्बीन। CCl2। ठीक। लैब में मान लीजिए रिएक्शन करानी थी आपको,
आप थोड़ा लेट पहुंचे, आपका लैब पार्टनर जो था उसने रिएक्शन स्टार्ट कर दी थी, लेकिन वो आपसे चिढ़ तो गया ही था कि आप थोड़ा लेट पहुंचे थे। ठीक है, वो रिएक्शन करा रहा था, कोई कुछ भी करा रहा था, मान लो क्लोरोपिक्रिन बनाना चाह रहा था, तो उसने बीकर में क्लोरोफॉर्म ले लिया था, तो क्लोरोपिक्रिन बनाने के लिए बीकर में क्या डालना चाहिए, HNO3। उसने क्या किया, सामने एक बोतल रखी हुई थी, उस बोतल पर कुछ लिखा नहीं था, उसने आपसे कहा थोड़ी देर बाद ये बोतल में जो मटेरियल है इसको इसमें डाल देना, बीकर में बोतल में जो लिक्विड है वो डाल देना, और ये कहकर वो जल्दी से बाहर चला गया। आपने थोड़ी देर बाद वो जो लिक्विड था उसको क्लोरोफॉर्म में मिला दिया, साथ ही साथ वहां पर क्लोरोफॉर्म में आपने मिलाया। जैसे ही आपने मिलाया, आपको एकदम अजीब सी, बहुत ही बैड ऑफेंसिव स्मेल मिली। तो इससे आपको दो बातें समझ में आई होंगी, एक बात मैं बता रहा हूँ, एक आप बताइए। एक बात तो आपको ये समझ में आई कि क्लोरोफॉर्म के साथ बीकर में प्राइमरी अमीन पहले से प्रेजेंट था, है ना, प्राइमरी अमीन और KOH। दूसरी बात आप मुझे ये बताइए कि जो ऑफेंसिव स्मेल मिली वो सेकेंडरी अमीन बनने के कारण मिली, आइसोसाइनाइड बनने के कारण मिली, आइसोसाइनाइड की स्मेल होती है ऑफेंसिव, बैड। अच्छा चलिए, पाइरुविक एसिड CH3COCOOH, ध्यान है। यस सर। ये आइडोफॉर्म टेस्ट देगा या नहीं? देगा सर। नो सर, नहीं देगा। कार्बोनिल ग्रुप देते हैं। रेसिड एंड एसिड डेरिवेटिव नहीं देता है। ये एसिड अलग चीज है, ये अलग चीज है, और ये उसी में जुड़ा हुआ है कीटो ग्रुप, तो ये देगा। एक्सेप्शनल बिहेवियर है, सही बताया था। अच्छा चलो जरा मुझे ये बता दो, ये आइडोफॉर्म टेस्ट देगा या नहीं देगा? ये आइडोफॉर्म टेस्ट देगा या नहीं? देगा। अभी कैसे बता? आपने कार्बोनिल ग्रुप जोड़ा ही नहीं। आगे कुछ करिए फिर सर। सर देगा। एक बात बताओ, एक्वस KOH के साथ ट्रीट करना है दोनों को, कहाँ पर रिएक्शन ज्यादा आसानी से होगा? बी में। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप अटैच्ड है। ज्यादा आसानी से होगा। ठीक है। बी में तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता सर। ठीक है, यस सर। अब बी अभी भी वेरी गुड, ठीक है। अगर हम CCl4 से क्लोरोफ्लोरोकार्बन बनाना चाहें, कौन सी रिएक्शन का यूज करें? स्वार्ट्ज रिएक्शन। अच्छा, एक रिएक्शन हमने पढ़ी थी जिसमें फिनॉल बन रहा था और यूज कर रहे थे ट्राइफेनिल फॉस्फेट, रेडॉन रिएक्शन। वेरी गुड, दैट्स इट। तो हो गए क्वेश्चन। अब जल्दी से आप लोग एक काम करो, जल्दी से सारे लोग किसके कितने क्वेश्चन सही हुए लिख कर भेजिएगा। 10 on 10 है तो 9, 8 जो भी है। सर हाँ जी सर, पायरुविक एसिड का प्रोडक्ट नहीं समझ में आ रहा है, क्या बनेगा जब हल फॉर्म रिएक्शन कराएं?
गुड, वेरी गुड। जिन लोगों के ज़्यादा क्वेश्चन गलत हैं वो ध्यान दें, जिस तरह के क्वेश्चन गलत हैं उन पर ध्यान दें और उनको सही करें, ठीक है। चलिए अब मैं आगे बात करता हूँ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के 10 क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा हाँ प्रशांत, आप पायरुविक एसिड के बारे में बोल रहे थे। पायरुविक एसिड बेटा ये देता है, यहाँ पर क्या होता है, इधर से बन जाएगा क्लोरोफॉर्म और इसकी जगह पर लग जाएगा ONA, ठीक है। तो COOH होगा और COONA होगा, ये बनेगा। आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए इसके आगे बात करते हैं। इसके बाद मैं अब आपसे 10 क्वेश्चन पूछने जा रहा हूं, 10 क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए जरा पहला क्वेश्चन। अगर किसी क्वेश्चन में Q की वैल्यू दी हुई है और W पूछा जा रहा है तो आप क्या अप्लाई करोगे? Q by W equal to Q by F equal to W by E. W by equals to Q by F, है ना? यस सर। अच्छा किसी क्वेश्चन में अगर किसी क्वेश्चन में कहा गया है, मान लीजिए कोई क्वेश्चन दिया गया और उसमें ये बात कही गई है कि दो इलेक्ट्रोलिटिक सेल हैं, इलेक्ट्रोलिसिस हो रही है और दोनों में चार्ज सेम है, तो आप क्या अप्लाई कर सकते हैं? Number of grams. W1 upon E1 is equal to W2 upon Very E2. good, ठीक है। अच्छा अगर वो चार्ज सेम ना कहता, वो ये कहता बोथ आर कनेक्टेड इन सीरीज, सर सेम फॉर्मूला लगता। Same अगर ही होगा. वो ये भी ना कहता, वो कहता एक ही इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, एक कैथोड और एक एनोड है, तो उसके बारे में अगर बात करता तो तभी सेम होता। अच्छा मैं एक रिलेशन बोल रहा हूँ, आप बताइएगा सही है या गलत है। करेक्ट और इनकरेक्ट? Incorrect. इनकरेक्ट। Yes, sir, incorrect. करेक्ट इज व्हाट? अच्छा एक बात ध्यान रखो, आपको मैंने पहले भी बताया था ऐसे भी कुछ क्वेश्चंस मिल सकते हैं कि मान लीजिए जैसे कोई क्वेश्चन है तो मान लीजिए कहीं पर आपको कुछ ऐसे दिया गया कि कहीं पर इलेक्ट्रोलिसिस हो रही है, ठीक। उसने कहा 0.5 ग्राम कॉपर को डिपॉजिट करना है और उसने आपको कॉपर का पर ग्राम के हिसाब से प्राइस बता दिया, ठीक है, या चार्ज का प्राइस बता दिया कि 1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी का इतना चार्ज है, तो आप W by E इक्वल टू Q by F करके चार्ज निकाल लोगे और जब चार्ज आ जाएगा तो जो भी चार्ज आया उसको प्राइस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो हो जाएगा ना। यस ठीक है। Yes, sir. अच्छा एक बात और समझिए, मान लीजिए वो चार्ज का प्राइस कूलम में दे दे, तो चार्ज फैराडे में रखोगे या कूलम में रखोगे? Coulomb. Coulomb में. अच्छा इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं तो जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑब्जेक्ट होता है, मतलब जिस पर इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती है, उसे कैथोड बनाते हैं या एनोड? कैथोड। इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती है उसे बनाते हैं एनोड, ठीक है। जैसे मान लीजिए जैसे फोन है, मुझे इसके ऊपर किसी चीज की लेयर चढ़ानी है, कोटिंग करनी है, तो हम ये कहेंगे किसी चीज की लेयर चढ़ानी है, तो इसकी हो रही है इलेक्ट्रोप्लेटिंग और ये हो गया इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑब्जेक्ट और इस पर मटेरियल कोटिंग हो रही मटेरियल की। तो जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑब्जेक्ट होगा उस पर कोई चीज डिपॉजिट होनी है, तो ऑब्जेक्ट को बनाएंगे कैथोड
और जिस चीज की लेयर चढ़ानी है उस चीज को क्या बनाएंगे? एनोड। एनोड। ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है या इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में? इलेक्ट्रिकल केमिकल में। केमिकल में। जब हम गैल्वेनिक सेल की बात करते हैं तो गैल्वेनिक सेल यानी कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल मतलब वोल्टेइक सेल कह सकते हैं। Yes, sir. वोल्टेइक Yes, सेल sir. जो होती है इसमें कौन सी एनर्जी किसमें कन्वर्ट होती है? केमिकल इलेक्ट्रिकल में। केमिकल इलेक्ट्रिकल में। केमिकल इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट होती है। अच्छा, हाईली एफिशिएंट सेल का किसी का नाम बता सकते हो? फ्यूल सेल। फ्यूल सेल। फ्यूल सेल की एफिशिएंसी cell. काफी ज्यादा होती है। ठीक। अच्छा, एक बात ये बता दो आप, अगर यहाँ पर हम ये कहें कि जैसे गैल्वेनिक का रिप्रेजेंटेशन तो पहले ऑक्सीडेशन के बारे में लिखेंगे या रिडक्शन? Oxidation. इलेक्ट्रोड पहले लिखते हैं। ठीक है। अच्छा, गैल्वेनिक का एक एग्जांपल है डेनियल सेल। डेनियल में कैथोड क्या किस मटेरियल का होता है? Copper. और एनोड होता है जिंक का। जब ये प्रोसेस होती है तो Zn2 प्लस आयन कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी या डिक्रीज? इंक्रीज होगी। Increase. और Cu2 प्लस डिक्रीज। तो कॉपर रॉड का वेट बढ़ जाएगा या घट जाएगा? बढ़ जाएगा। जाएगा। बढ़ बढ़ जाएगा. जाएगा। अच्छा, यहाँ जो सॉल्ट ब्रिज रखा है, सॉल्ट ब्रिज में हम कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट भरते हैं, मान लो KCl भर दिया या जो भी, तो इसका काम क्या होता है? इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करना। यस मान लो Yes, sir. सॉल्ट ब्रिज में अगर KCl भरा हुआ है तो K प्लस और Cl माइनस आयन की जो वेलोसिटी होगी, स्पीड होगी, वो इक्वल होनी चाहिए या अनइक्वल? Equal. वेरी गुड। ठीक है। अच्छा, अगर मान लीजिए आपका मन किया कि चलो सॉल्ट ब्रिज निकाल देते हैं, देखते हैं क्या होगा, तो क्या होगा? Reaction होगी ही नहीं. सर्किट Circuit incomplete हो जाएगा. EMF 0 हो जाएगा। अच्छा, हमने यहीं पर एक नस्ट इक्वेशन पढ़ी थी। यस Yes, sir. E is equal to E naught minus 2.0.59. LNQ। अगर E और LNQ के बीच ग्राफ बनाया जाए तो पॉजिटिव स्लोप होगा या नेगेटिव? Negative slope. नेगेटिव स्लोप होगा। है ना? E और LNQ, ये जो स्लोप की वैल्यू होगी कितनी होगी? RT/NS। RT और upon जो NS. इंटरसेप्ट होगा वो किसके बराबर होगा? E naught. अच्छा, अगर लॉग होता तो यहीं पर एक और चीज आ जाती। 2.303. ठीक है, वेरी गुड Yes. गुड। हाइड्रोजन का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना होता है? 0। जीरो क्यों होता है? अज्यूम किया है। Assume किया गया है। Assume किया गया. ये जो मैंने लिखा है हाइड्रोजन के लिए फॉर्मूला लिखा है, ये रिडक्शन पोटेंशियल बता रहा है या Reduction potential. Reduction potential. वेरी गुड। अच्छा, एक बात समझो, मुझसे लोग मतलब जो क्वेश्चन पूछते हैं जैसे क्लास वगैरह में, तो अगर मुझे कोई क्वेश्चन अच्छा लगा तो मैं वो भी डिस्कस कर देता हूँ। E नॉट तो 0 ही होगा क्योंकि हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन गैस है तो उसका प्रेशर लेते हैं और H+ की आयन कंसंट्रेशन। अब एक बात समझो, हम लोगों ने क्वेश्चन किया था जिसमें H+ आयन कंसंट्रेशन दी हुई थी, तो वहां पर हाइड्रोजन का प्रेशर 1 atm था, तो हमने यहाँ 1 लिख दिया था, ये चीज नहीं लिखी थी। फिर एक क्वेश्चन मैंने और कराया था जहाँ H+ आयन कंसंट्रेशन 1 दी हुई थी और हाइड्रोजन का प्रेशर 100 atm दिया हुआ था, तो नीचे कुछ नहीं लिखा था, ऊपर 100 लिखा था। याद आया?
अभी उससे परसों किसने एक क्वेश्चन पूछा था ऑफलाइन में क्लास में वहाँ कि मान लो कोई क्वेश्चन था जिसमें हाइड्रोजन के प्रेशर और H+ कैसे कॉम्बिनेशन दिए हुए थे, A, B, C, H+ की वैल्यू दी थी, प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन दिया हुआ था, बार बार पूछा था बताओ इनमें से कब रिडक्शन पोटेंशियल निगेटिव होगा। तो एक बात समझो, तुम ये रेशियो देख लो, अगर ये रेशियो 1 से ज्यादा है तो लॉग की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, लॉग की वैल्यू पॉजिटिव आएगी तो E यानी कि रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, नेगेटिव। ठीक, अगर ये वैल्यू 1 से कम होगी तो 1 से कम होगी तो ये खुद निगेटिव आएगा, तो निगेटिव निगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो समझ में आ रहा है कि प्रेशर और H+ आयन कंसंट्रेशन अगर दी हो तो इस तरह से आप रेशियो निकाल सकते हैं और देख लोगे, कर लोगे। यस सर। यस सर। गुड, वेरी गुड। अच्छा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का क्या मतलब होता है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या रिडक्शन पोटेंशियल? मैंने आपको ये बात बताई, सुनिए, मान लीजिए कभी क्वेश्चन में कोई रिएक्शन नहीं दी है, सुनो ध्यान से सुनो, कोई रिएक्शन नहीं दी है और ऐसी कोई प्रोसेस भी नहीं दी जिसको देखकर समझ में आ जाए कि कौन सा पोटेंशियल दिया हुआ है, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है और उसने वर्ड यूज किया इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो मैंने आपको बताया था IUPAC की रूलिंग के अकॉर्डिंग अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को रिडक्शन पोटेंशियल कहते हैं, ठीक है। तो अगर कहीं पर निगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिखा हुआ है तो उसका मतलब क्या लिखा है, रिडक्शन पोटेंशियल। रिडक्शन पोटेंशियल इज नेगेटिव। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मतलब रिडक्शन पोटेंशियल। रिडक्शन पोटेंशियल। अगर निगेटिव लिखा है ऑक्सीडेशन होता है, यानी कि माइनस साइन लग गया, तो माइनस साइन लग गया तो क्या बोलोगे, ऑक्सीडेशन। ठीक है। अच्छा, एक बात फिर से, चलिए वहीं पर हम आते हैं डेनियल सेल पर। एक बात बताओ, डेनियल सेल में जिंक आयन कंसंट्रेशन बढ़ती है, कॉपर आयन कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है। एक डेनियल सेल है जो कि इक्विलिब्रियम पर है, इक्विलिब्रियम पर है तो जिंक आयन कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी या कुछ नहीं होगा, इंक्रीज होगी। बेटा अगर इक्विलिब्रियम कुछ नहीं होगा सर, कुछ नहीं होगा। इक्विलिब्रियम पे कुछ नहीं होगा, डिक्रीज होगी, कुछ नहीं होगा, कांस्टेंट रहेगी, कुछ नहीं होगा, है ना कुछ नहीं। भाई। इक्विलिब्रियम स्टेट एक ना कि जिसमें रिएक्शन दोनों डायरेक्शन में चलती है, तो ना इंक्रीज होगी और ना ही डिक्रीज होगी। तो बताइए, कर लेंगे आप लोग ये सब? यस सर। अच्छा होगा पेपर आपका। और देखिए, पेपर के हिसाब से मत सोचिए, पेपर के हिसाब से मत सोचिए ना, मैं ये रैपिड फायर आपको पेपर के हिसाब से करा रहा हूँ। ये रैपिड फायर मैं आपको उस हिसाब से करा रहा हूँ जैसे मैंने पढ़ाया है। तो मैं चाहता हूँ जो चीजें मैंने पढ़ाई वो आप उसका आंसर दे सके, क्योंकि आंसर दोगे तभी तो एग्जाम में करोगे, है ना। तो पेपर के बहुत ज्यादा टेंशन मत लो, बस पढ़ते चलो, पेपर अपने आप अच्छा हो जाएगा, ठीक। हाँ जी प्रशांत बताइए। जी सर, आपने रस्ट नहीं पढ़ाया और कुछ क्वेश्चन सर रस्ट के मिल रहे हैं। रस्ट नहीं पढ़ाया मैंने, कुछ क्वेश्चन मिल गए। बेटा क्या होता है रस्ट, बताओ क्या क्वेश्चन मिला है, आप मुझे बताइए। सर क्वेश्चन तो देखे याद नहीं है, लेकिन सर क्या होता है बताओ। बेटा रस्ट कुछ नहीं होता, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड होता है, Fe2O3.XH2O, है ना, उसी को हम कहते हैं रस्ट। तो देखो, इस तरीके की छोटी मोटी चीजें अगर कहीं आपको एक आध क्वेश्चन मिल रहा है कि भाई रस्ट, तो आपको ये नहीं कहना चाहिए कि आपने नहीं पढ़ाया। रस्ट ऐसा है, अगर आपको मिला एक क्वेश्चन मिला तो वो देखकर तुरंत आप लर्न कर लीजिए कि Fe2O3.XH2O पूछा था। हाँ जी, उसमें पूछा था एनोड किसका बनेगा सर, ऐसा कुछ टाइप का क्वेश्चन था। बेटा फिर क्वेश्चन लेकर आओ, क्योंकि रस्ट में ऐसा कुछ तो नहीं है
रस्ट का मतलब है आयरन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, आयरन फेरिक में जा रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। अब जो ऑक्सीडाइज हो रहा है उसी को कह सकते हो। बाकी रस्ट की कोई बहुत डिटेल नहीं पढ़ी जाती। रस्ट का हद से फॉर्मूला बस पढ़ा जाता है कि Fe2O3.XH2O, और ये चाहे कोरोजन हो चाहे रस्ट हो। बताइए होता क्यों है, कोरोजन क्यों होता है? सर जो एटमॉस्फेयर में एयर प्रेजेंट हो, ठीक है, तो कोरोजन में क्या होता है मैंने आपको बताया था ना, कोरोजन तो मैंने आपको बताया था। यस सर। तो कोरोजन मैंने बताया था, तो कोरोजन में मैंने कहा था कोरोजन क्यों होता है, किसके कारण होता है? इशिता आप बताइए। कोरोजन नहीं बताया। कोरोजन होने का कारण ऑक्सीडेशन होना, ऑक्सीडेशन हो जाता है ना? यस सर। ऑक्सीडेशन हो जाता है मेटल का ऑक्सीडेशन हो जाता है। मेटल कार्बोनेट, सल्फेट, इस तरीके से कंपाउंड्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। यस सर। ठीक है, तो जो रस्ट होता है, रस्ट भी कोरोजन का ही एक फॉर्म है। ठीक, ये भी कुछ अलग नहीं है, जो कोरोजन आपने पढ़ा है वही चीज है। ठीक, रस्ट भी क्या होता है, ऑक्सीडेशन के कारण ही होता है। अब ऑक्सीडेशन किसका होगा, मेटल का होगा। तो अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया कि एनोड क्या होगा, तो आपको सोचना चाहिए खुद ही, भाई किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, मेटल का, तो मेटल ही तो एनोड होगा, है ना? तो आयरन में अगर कोरोजन हो जाए तो उसी को कहा जाता है रस्ट, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। और सर और एक टर्म और मिला था सर, गैल्वेनाइजेशन ऐसे करके था कुछ। ये तो मैंने बताया आप लोगों को, गैल्वेनाइजेशन ऑफ आयरन, आयरन के ऊपर जिंक की कोटिंग होती है, इसको गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। जी सर, उससे बचाने के लिए। जी सर, ऐसा कुछ था। हाँ, गैल्वेनाइजेशन कई बार पूछा जा चुका है। एक लाइन की चीज है, आयरन के ऊपर जिंक की कोटिंग होती है, इसको कहा जाता है गैल्वेनाइजेशन। जी सर। और सर आप पीछे एक पेज छुड़वाए थे, जो बताए थे आप इलेक्ट्रोड वाला लिखवाएंगे, जो डाउट ना हो अलग से, आप सर वो भी नहीं लिखवाए थे। एक पेज कैसा छुड़वाया था? एक्टिव इलेक्ट्रोड्स के क्वेश्चन के लिए सर। अच्छा, वो मैं अभी बता देता हूँ, देखो समझो, ज्यादा कुछ नहीं है उसमें। मैंने ये कहा था कि जैसे प्लैटिनम, ये ध्यान रखो, ग्रेफाइट, गोल्ड, ये इनर्ट इलेक्ट्रोड होते हैं, इनर्ट इलेक्ट्रोड। ज्यादातर जगह आप देखोगे तो प्लैटिनम या ग्रेफाइट का इलेक्ट्रोड यूज किया जाता है, लेकिन प्लैटिनम, ग्रेफाइट या गोल्ड ये सब इनर्ट इलेक्ट्रोड है। इनर्ट इलेक्ट्रोड का मतलब है ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, ठीक है, खुद पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। लेकिन जो एक्टिव इलेक्ट्रोड होता है ना, एक्टिव इलेक्ट्रोड क्या काम करता है कि वो खुद रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने लगता है, खुद पार्टिसिपेट करने लगता है, मतलब खुद ऑक्सीडाइज होने लगता है। जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे कॉपर सल्फेट, अगर एक्वस कॉपर सल्फेट लोगे तो कॉपर सल्फेट लोगे और प्लैटिनम के इलेक्ट्रोड हैं, तो एक बात बताइए, प्लैटिनम के इलेक्ट्रोड है तो प्लैटिनम तो पार्टिसिपेट करेगा नहीं, तो तुमको कैथोड पर क्या मिलेगा, कॉपर, और एनोड पर क्या मिलेगा, ऑक्सीजन गैस। ठीक है, लेकिन अगर यहीं पर सिल्वर के इलेक्ट्रोड यूज कर लिए जाएं, प्लैटिनम की जगह सिल्वर के इलेक्ट्रोड यूज कर लिए जाएं, तो अगर प्लैटिनम की जगह सिल्वर इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हो तो सिल्वर एक एक्टिव होता है, तो क्या होगा, कैथोड पर तो जो मिल रहा था वही मिलेगा, लेकिन एनोड पर अब ऑक्सीजन नहीं मिलेगी बल्कि मेटल का ऑक्सीडेशन हो जाएगा, आपको Ag+ मिल जाएगा। तो एक्टिव इलेक्ट्रोड लेने से फर्क क्या पड़ जाता है, कैथोड तो जनरली वैसा ही रहेगा, लेकिन एनोड जो होता है उस पर जिस मटेरियल का इलेक्ट्रोड होगा उस मटेरियल के आयन मिलने लगते हैं। ठीक है,
ये है एक्टिव इलेक्ट्रोड का कॉन्सेप्ट। अब एक क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि प्लैटिनम को यूज करते हैं इनर्ट इलेक्ट्रोड की जगह, बहुत जगह ग्रेफाइट भी यूज करते हैं, गोल्ड बहुत कम यूज होता है, क्यों? कॉस्टली है इसमें। होता है सर वो। कॉस्टली है इस वजह है से। ना, कॉस्टली है, तो इसका कौन इलेक्ट्रोड बनाएगा? तो जहाँ कहीं बहुत ज्यादा जरूरत होती है वहीं पर यूज होता है, नहीं तो गोल्ड को यूज नहीं किया जाता। तो जो एक्टिव इलेक्ट्रोड्स होते हैं, तो एक्टिव इलेक्ट्रोड के प्रेजेंस में बस फर्क कितना हो जाएगा, वैसे 99.9% क्वेश्चन तुमको इनर्ट इलेक्ट्रोड के ही मिलेंगे। लेकिन अगर कभी मान लो एक्टिव इलेक्ट्रोड दे दिया जाए, कोई एक्टिव मेटल दे दिया जाए, तो ये ध्यान रखो कि एनोड पर वो मेटल खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा। समझ गए? एक्टिव इलेक्ट्रोड्स कौन कौन से होंगे? मतलब एक्टिव, ये जो मैं नॉन एक्टिव आपको लिखा रहा हूँ, बाकी तो एक्टिव तो बहुत सारे हैं, जो भी मेटल्स हैं, सिल्वर का हो गया, जिंक का हो गया और तमाम सारे हो गए, तो सब एक्टिव इलेक्ट्रोड हो। ठीक है? यस। जैसे रोडियम लेते हैं, तो रोडियम जो होता है वो भी इनर्ट होता है। लेकिन मैंने आपसे कहा 99.9% क्वेश्चन में आपको इन सब चीजों की जरूरत नहीं पड़ने वाली, ऐसे आराम से करनी। सीएस तैयार है सबकी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज? यस सर। अच्छा, जो मैंने डिस्चार्ज पोटेंशियल, डिपोजिशन पोटेंशियल बताया था, यस यस सर। भाई बहुत रुक रुक के आंसर आ रहा है, याद है कि नहीं याद है? यस याद है। याद है। यस अच्छा, इतना तो याद है कि कराया था। यस हाँ यस यस याद है। देखो, नोट्स अच्छे से रिवाइज कर लो, ठीक है? और मैं फिर से कह रहा हूँ, टारगेट आपका टेस्ट नहीं है, ठीक है? टेस्ट में मार्क्स खराब आ जाते हैं, लोग डिप्रेस होकर 4 दिन पढ़ाई नहीं करते, ठीक? मार्क्स अच्छे आ गए तो 4 दिन सेलिब्रेट कर रहे हैं, खुश हो गए। टारगेट टेस्ट नहीं, टेस्ट सिर्फ एक मीडियम है जो आपको बताता है कि आपको कितनी और मेहनत करने की ज़रूरत है। तो अगर टेस्ट ज़रूर देना चाहिए, और टेस्ट में अगर गलतियां हो रही हैं तो होने दीजिए, बस उन गलतियों से सीखिए, है ना? यस और आते हुए कोई भी क्वेश्चन गलत मत करना, अच्छे से पेपर करो। और किसी को कुछ पूछना है, कोई बात? सर। हाँ जी सर। हाँ, सर बोलिए। हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड में वो लेस देन क्या किया था चीज? सर, समझ में नहीं आया। सर हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड भी बताया था सर आपने, उसमें लेस देन बंद किया, ग्रेटर देन बंद किया सर, वो समझ में नहीं आया हाइड्रोजन सर। का क्या? हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड था सर, वो उसमें आपने लेस देन भी बंद किया था और ग्रेटर देन बंद किया था, कहा था कि जब वैल्यू पूछी जाएगी तो आंसर हाँ बता हाँ देना। हाँ सर समझ हाँ नहीं आया मुझे। हाँ, अभी वो फिर से बता दूं? यस सर, समझ नहीं आया। देखो, मैंने ये कहा था, अच्छा किसी भी क्वेश्चन में न्यूमेरिकल सॉल्व करना होगा तो 0.059 को क्या मान लोगे? 0.0660। मेरा कहने का मतलब है, क्वेश्चन में तुमको हाइड्रोजन का प्रेशर और H+ आयन कंसंट्रेशन दी हो, ठीक है? तो आप हाइड्रोजन का प्रेशर की वैल्यू यहाँ रखोगे, H+ आयन कंसंट्रेशन यहाँ रखोगे, ये रेशियो निकाल लोगे। अगर ये रेशियो 1 से ज्यादा आता है तो ये लॉग की वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव हो। अगर ये रेशियो 1 से ज्यादा आता है तो लॉग की वैल्यू पॉजिटिव, और लॉग की वैल्यू पॉजिटिव तो ये पूरी चीज क्या होगी? निगेटिव, ठीक है? अगर ये रेशियो 1 से कम आता है, अगर 1 से कम आता है तो लॉग की वैल्यू निगेटिव होगी। ये जो पूरा है लॉग, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये निगेटिव, ये निगेटिव हो गया तो निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तो आपको क्वेश्चन ऐसा दिया जा सकता है, हाइड्रोजन का प्रेशर दे देगा और H+ आयन कंसंट्रेशन दे देगा, कहेगा बताओ यहाँ पर रिडक्शन पोटेंशियल या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पॉजिटिव है या निगेटिव है। तो आपको कुछ नहीं करना, पूरी वैल्यू नहीं निकालना, बस प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन अपॉन H+ का स्क्वायर, ये रेशियो निकाल कर देखना है। अगर ये रेशियो 1 से ज़्यादा तो E की वैल्यू निगेटिव,
अगर ये रेशियो 1 से कम तो ई की वैल्यू पॉजिटिव। समझ गए? यस सर। सर हाँ जी। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है सर ई नॉट जीरो होता है, और सर अगर जो इक्विलिब्रियम पे कोई अदर मतलब इलेक्ट्रोड होता है तो सर उसमें ई जीरो होता है। ई जीरो होता है, हाँ। इन दैट केस ई विल बी जीरो। ठीक है? यस सर। क्लियर सबको सब कुछ? यस सर। तो कॉन्फिडेंट हैं आप लोग कि एल्किल हैलाइड, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और अल्कोहल आपका अच्छे से तैयार हो गया है? यस सर। है ना? अच्छा, पीछे का वो सब हाइड्रोकार्बन वगैरह सब ठीक है, तैयार चल रहा है? यस सर। गुड। अब देखिए, आप लोगों को फिर से एक बार मैं टारगेट दूंगा फिर से वैसे ही रिवाइज करने का। तो जैसे अभी पहले आप लोगों ने कॉन्फिडेंस से आंसर दिया था, अभी भी दे रहे हैं, वैसे ही और अच्छे से करना। आप लोगों को मैंने बोला था, शायद आपको बोला होगा 15 मार्च तक आपको एक रिवीजन करना है और पुराने पेपर कहा था प्रीवियस पेपर। ये सब प्रीवियस ईयर प्रीवियस, पेपर। हाँ। तो वो कहाँ तक पहुंचा, चल रहा है आप लोगों का? ये सब चल रहा है। यस सर। कहाँ तक पहुंचा है? पता कितना कोर्स हो गया? 10%, 50%, 90% कितना हो गया? सर फिजिकल के थोड़े बहुत बचे हैं। तो चल गया। खैर आप आराम से करो, अभी टाइम है। मैंने कहा था 1 मंथ का टाइम दिया था, तो 1 मंथ में आपको करना है। अच्छा, कोई ऐसा तो नहीं जिसने भी शुरू ही ना किया हो? और बता भी दे। हमने शुरू कर दिया ना? यस सर। आप लोग सब सीरियस बच्चे, अच्छे बच्चे हो, ठीक है, वेरी गुड। और सब लोग ऐसे ही करते रहिए, ठीक है? चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। आप लोग लास्ट क्लास में, मतलब लास्ट वीक में क्वेश्चंस कराए गए होंगे नीट के 10 ईयर के। यस तो मैं बात कर रहा हूँ लास्ट फ्राइडे की। यस सर। कराए गए थे? सर इस बार इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या दी थी प्रीवियस ईयर? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और एल्किल हैलाइड। अच्छा, ठीक है। सर हाइड्रो तो ये शुरुआत से बताइए, कराई है। क्वेश्चंस आप लोग अपने आप आराम से कर ले रहे थे?